तुम लोगों के लिए क्लास 10 इंग्लिश का जो फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है उसके अंदर में जितने भी पोएम्स है ना उन सबको एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। यहाँ मैं बस पोएम को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें की पॉइंट के साथ साथ दिखाऊंगा कि तुम्हें किस तरीके से एग्जाम में आंसर्स को लिखना है, और इसके साथ साथ ही जो पोएम के अंदर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा उसका मीनिंग भी बता दूंगा, ताकि जब तुम आंसर को लिखो तो इन शब्दों को भी तुम इस्तेमाल कर पाओ। और देखो, अगर तुम्हें प्रॉपरली जानना है कि किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स को लिखा जाता है तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। मैंने वहाँ प्रॉपरली बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से तुम लंबा लंबा जो 6 मार्क का आंसर होगा उसे लिख पाओगे। खैर, इस वीडियो में हम पोएम के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो का जो पहला 2 पोएम है उसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पहला पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीन बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो पोएट होता है उसका मूड खराब होता है एक दिन, ठीक है। तो ऐसे ही विंटर का समय होता है, वो टहल रहा होता है, तो एक पेड़ के सामने जाके वो ठहरता है। अब वो पेड़ जिसके नीचे जाके वो ठहरता है ना, वो था एक हेमलॉक ट्री। अब ये ना एक जहरीला ट्री है, ठीक है। अब वो जब उधर ठहर रहा होता है उसी समय उसके डाली पे आके कौवा बैठ। अब कौवा जो क्या रिप्रेजेंट करता है, बैड लक को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब वो जाके जब वहाँ बैठता है ना तो उस डाली पे जो स्नो होता है ना वो जाके हमारे पोएट के सर पे जाके गिरता है। अब ये छोटा सा चीज़ होता है, एक इवेंट जहाँ उसके सर पे हल्का सा बर्फ गिरता है, इससे उसका मूड ना चेंज हो जाता है। वो पहले जो बहुत ही रूड और दुखी था उसे समझ में आता है कि मैं इस तरीके से दुखी होके, रूड होके भाई अपना दिन ही बर्बाद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो वो मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। और देखो, ये कहानी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा है। 2 बैड लक वाली चीज़ें उसके सामने थे, एक तो वो गच्ची जो कि पॉइजनस है और दूसरा वो कौवा जो कि बैड लक को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन दोनों के होते हुए भी उन दोनों ने ही उसे क्या किया, एक हैप्पी मोमेंट दिया। तो यहाँ पे पॉइंट यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो तुम मानते हो बुरा है वो तुम्हारे लिए अच्छाई लेके आता है, और कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हारे मूड जो है बदल देता है। यहाँ पे बस तुम्हें ये चीज़ याद रखना है कि वो क्रो और वो ट्री दोनों नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे कैसे नेगेटिविटी नहीं कभी कभी पॉजिटिविटी बना देते हैं वो बताया गया है कि कैसे वो क्रो और वो ट्री जो था हेमलॉक ट्री, वही एक कारण बनता है पॉजिटिविटी का पॉइंट के लिए हमारे। अब बढ़ते हैं हम अपना जो अगला पोएम होता है उस पर, फायर एंड आइस। देखो बहुत सिंपल है ये भी, तो मेरा इस तरीके से की पॉइंट पे लिखना है इससे। पहले देखो क्या कहा गया है। पॉइंट कहता है कि लोगों का मानना है दुनिया जो है, अर्थ जो है हमारा, एक ना एक दिन खत्म होगा। अब देखो उसके बाद लोगों का क्या मानना है एग्जैक्टली, ठीक है। खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है आग से खत्म हो जाएगा, यानी कि जल के खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि अर्थ तो खत्म होगा बट उसका रीज़न होगा आइस, मतलब बर्फ़ से जम जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, अर्थ खत्म हो जाएगा। ये 2 रीज़न है। पहला है कि हाँ आग के कारण अर्थ का बर्बादी होगा, दूसरा है कि आइस के कारण दुनिया का बर्बादी होगा। अब देखो राइटर का भी मानना यही है कि हाँ दुनिया का बर्बादी होगा आइस के कारण या फायर के कारण ही। बट यहाँ राइटर आइस और फायर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखो, राइटर फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर से। तुमने कहते हुए सुना होगा वो चीज़ ना, तुम्हारे चाहत ने पूरा दुनिया जला दिया भाई साहब। अब पोएम के अंदर में भी राइटर यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे अंदर में किसी चीज़ को पाने का जो पागलपंती होता है ना, कि हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, बस हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, यही चीज़ हमारे बर्बादी का कारण बन सकती है। और पोएट अपने आप को भी कहता है कि ये बीमारी का शिकार वो खुद भी है। ऑब्वियस हम ह्यूमन्स है, हम चाहते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें मिल जाए जो हमें चाहिए, राइट। और इसी चीज़ के कारण एक दिन दुनिया बर्बाद हो सकता है, क्योंकि लोग चाहत पे पागल भी हो जाते हैं, राइट। और पागलपंती फिर जाके कारण बनेगा तुम्हारे बर्बादी का। खैर, अब बात करते हैं आइस क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेट को। बट देखो ये वो हेट नहीं है, नफरत वाला हेट नहीं है, देखो वो वाला नहीं है, ठीक है। अब आइस से क्या होता है तो मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारे हाथ को बर्फ के अंदर में आधे घंटे तक रख दूँ ना तो वो सेंसलेस हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे पास हाथ है या नहीं है, राइट। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम नफरत करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। हम जब नफरत करते हैं ना तो हम अपना फीलिंग्स को भूल जाते हैं, हमारे अंदर में दया माया कुछ नहीं रहता भाई। हम बस नफरत करते हैं, अंधे हो जाते हैं लिटरली, और हमें बस कुछ नहीं दिख रहा होता है, नफरत ही दिख रहा होता है। तुम सोच के देखो ना, लाइक एक ही तुम्हारा दोस्त है जिसके साथ तुम भरे हो, छोटे हो, बट होता है कभी कभी दोस्तों में ही कुछ ऐसा अनबन हो जाता है कि एक दूसरे को मारने मरने पे चले आते हैं हम। तो वो भी एक नफरत ही है ना, कि बचपन से एक ही दोस्त के साथ रहे, ये किया, बट वो सारी चीज़ें भूल जाता है, वो फीलिंग्स खत्म हो जाता है, बस रहता है तो कुछ नफरत। और कई बार तो नफरत के चक्कर में एक दूसरे को मार भी देते हैं। सो लाइक यही हेट के बारे में यहाँ पे हमारा पोएट कहना चाह रहा था। तो इसके अंदर भी बस तुम्हें 2 ही वर्ड के बारे में जानना है, फायर क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइस क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइस का अच्छी तरीके से याद रखना, आइस वाला जो ऐसे मेंशन करना कि ये डायरेक्ट रिवेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने लाइन दिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनसेंसिटिविटी ऑफ फीलिंग्स। जो फीलिंग्स को मार देता है ना वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगला जो पोएम है हमारा, ए टाइगर इन ए जू।
पोइट का नाम है लेस्ली नोरिस। और अब देखो यहाँ में ना तुम्हें इस की पॉइंट के हिसाब से याद करना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, बट इसके ऊपर तुम्हें ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। बस तुम्हें समझना है की पॉइंट को। की पॉइंट समझ जाओगे ना तो तुम आंसर को खुद ब खुद बना के लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें लिखना तो की पॉइंट नहीं है, लिखना मेन जो पैराग्राफ ही है। बट अगर तुम्हें की पॉइंट याद रहता ना तभी तुम तो एग्जैक्टली पता होगा ना कि पैराग्राफ में क्या था। मैंने यहाँ पे क्या किया पता है, वो जो पैराग्राफ में से कुछ एक पॉइंट उठा के एक हेडिंग दे दिया, ताकि वो जो पैराग्राफ जो भी बताने की कोशिश कर रहा है वो हेडिंग ही बता दे रहा है, समझ रहे हो। तुम हेडिंग पढ़ लोगे तुम्हारे लिए वो पैराग्राफ आसानी से याद हो जाएगा। जैसे पहला की पॉइंट क्या है, वॉकिंग इन क्वाइट रेज, मतलब गुस्से से वो वॉकिंग कर रहा है। देखो इस स्टोरी के अंदर में ना टाइगर को बताया गया है दो तरीके से, एक जू में रहेगा तो कैसा होगा, एक जंगल में रहेगा तो कैसा होगा। तुम्हें ये चीज़ पता है कि शेर का नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता है, पिंजरे में रहना उसकी आदत नहीं है, मजबूरी है। उसे पकड़ के उस पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जहाँ वो ठीक से चल तक नहीं पाता है। वो बस गुस्से से अपने पिंजरे के अंदर इधर से उधर टहल रहा होता है। अब राइटर के हिसाब से देखो दो चीज़ बताए गए यहाँ पे, ध्यान से याद रखना। ये जो शेर है ना, ये पिंजरा उसका घर नहीं है, ठीक है। उसका घर जो है जंगल के गहराइयों में, अंधेरों में है, जहाँ वो छुपेगा और छुप के शिकार करेगा। इसके अलावा वो कभी कभी जंगलों से बाहर निकल के जो जंगलों के आसपास का एरिया है वहाँ भी जाएगा और वहाँ के आसपास के लोगों को गुर्रा के ये बताएगा कि भाई साहब मैं हूँ, बट वो लोगों को मारेगा नहीं। यहाँ पे पोइट हमारा ये बताना चाह रहा है कि जो टाइगर है वो किसी को बिना बात पे नहीं मारता है, बस वो अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है कि अपने लिमिट पे तुम रहो और अपने लिमिट पे हमें रहने दो। तुम हमारे जंगल को बर्बाद मत करो, हम तुम्हारे घरों को बर्बाद नहीं करेंगे, दैट्स इट। बट रियलिटी ये हो रहा है कि उसे पकड़ के एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है। एक ऐसा जानवर जिसे आज़ाद रहना पसंद था, उसे एक पिंजरे में कैद करके उसका जितना पावर एंड स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। तुम ही सोचो ना यार, उसके साथ एक मजाक बन के रह गया है। लोग आते हैं, उसे देखते हैं, फोटो खींचते हैं, और ये चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसे पसंद होता है ये चीज़ यार? कोई तुम्हें घूरे और तुम्हें वो पसंद होगा, वो भी हमेशा हर कोई आगे घूरे, किसी को पसंद नहीं होता, ठीक है। वो इंसानों का प्रेजेंस को इग्नोर करता है। और आखिर में हमारा पॉइंट टाइगर को लेके ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो रात के उस आखिरी जो घंटा होता है वो हाथ तक जगता है, जब तक वो जो जू के ऑफिसर्स आगे पेट्रोलिंग करके चले जाते हैं। उसके बाद भी वो उस उम्मीद में रहता है, तारों को तकते रहता है अपने आंखों से। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है होप को, ठीक है। एज ए ऑडियंस हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो बहुत खतरनाक है टाइगर, राइट। उसके बारे में भी बताया कि वो क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, और हमने क्या किया, उसे कैद करके रखा। अब वो जो आंखें तारों को देख के होप जगा रहा है हम इंसानों के लिए कि हम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हमें उन्हें आज़ाद करना चाहिए, हमें उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो यही करने के लिए बने हैं, ठीक है। उन्हें हम जो चीज़ करने के लिए रखे हुए हैं ना वो गलत कर रहे हैं, दैट्स इट। इस पोएम के अंदर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये रहा, एक बार देख लेना, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ताकि तुम जब आंसर लिखो तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाओ। हम बढ़ते हम अगले पोएम की ओर, जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। लिखा था कैरोलिन वेल्स ने। देखो इस पोएम को नाम खेल खेल के समझेंगे, ठीक है। कोई नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं एक जानवर का नाम लूंगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बताना है, ठीक है। तो मुझे बताओ एशियन लायन को तुम कैसे पहचानोगे? भाई वो जब गुर्राएगा ना तुम्हारा जान निकल जाएगा, और यही चीज़ से तुम उसे पहचान पाओगे। अब फिर बताओ अगर तुम्हारे सामने बंगाल टाइगर आ गया तुम उसे कैसे पहचानोगे? सबसे पहला चीज़, उसके बदन में काला काला स्ट्रैप्स होगा, यानी कि दाग होगा। इसके साथ साथ वो थोड़ा येलोइश कलर का होगा, और अगर वो तुम्हें देख ले उसके बाद अगर तुम्हें खा जाए तो समझ जाना वो बंगाल टाइगर ही है। क्योंकि अगर तुम बंगाल टाइगर की नज़रों पे पड़ गए ना भाई, तो तुम और किसी की नज़र में नहीं पड़ने वाले, तुम गए भाई। तुम फिर समझ रहे हो ना मेरे बात? अब फिर मुझे बताओ अगर तुम्हारे सामने लेपर्ड आ गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जानवर जो तुम्हारे सामने है वो लेपर्ड ही है? देखो सबसे पहला चीज़ तो उसके बदन में कुछ स्पॉट होगा, कुछ धब्बे प्रिंटेड होगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे ऊपर वो झपटा मारेगा, और एक बार अगर झपटा मार लिया ना उसके बाद चाहे तुम जितना चिल्ला लो, जितना कोशिश कर लो उसके चंगुल से निकलने का, तुम निकल नहीं पाओगे। तो भाई यही पहचान है उसका। यहाँ पे जो वर्ड है LEPT, लिप, इसका मतलब ही है जंप, झपटा मारना तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते। अब ये सवाल स्पेशली लड़कियों के लिए है, ठीक है। अब तुम भालू को कैसे पहचानोगे? देखो जब कोई जानवर बड़ा सा बीस्ट आके तुम्हें हक कर ले, और ऐसे हक करे ना कि तुम्हारा बदन के जो हड्डी के पुर्जे है ना वो भी टूटने लगे, तो समझ जाना भाई ये कोई और बीस्ट नहीं है, ये बेयर ही है। और फिर भी अगर तुम्हें महसूस ना हो कि ये भालू नहीं है ना, बेयर नहीं है ना, तो फिर दोबारा हक कर लेना उससे। तो फिर तुम क्या होगा तुम्हारे साथ वो तो मैं भी नहीं जानता, बट ठीक है यही था।
अभी हम 4 खतरनाक जानवरों के बारे में बात किया, अब बात करते हैं 2 हुतिया जानवरों के बारे में, ठीक है। पहला है देखो मगरमच्छ और दूसरा है हाइना। अब दोनों के बीच एक खास चीज़ है, देखो अगर हाइना तुम्हें एज ए शिकार देख लेना, वो तो पहले हंसेगा तुम्हें देख के, स्माइल करेगा, याद रहेगा ये चीज़, क्योंकि अब वो तुम्हें नोच नोच के खाने वाला है ना। और वहीं पे मगरमच्छ वो अपने आंसू रोएगा, मगरमच्छ के आंसू, ये तो पता है ना तुम्हें। इसके बाद आखिरी चमेलियन या फिर कमेलियन, जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हो तुम कर सकते हो, है तो आखिर गिरगिटी, ठीक है, रंग बदलता है। अब इसे कैसे पहचानोगे तुम? पहला चीज़ तो लिजर्ड जैसे दिखता है, पंख नहीं है, और अगर कोई पेड़ के अंदर पे तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ वहाँ कोई चमेलियन या कमेलियन है, यानी कि वो रंग बदलता है ना यार, तो उसे पहचानना मुश्किल होता है। अच्छा, ये चीज़ से याद आया मुझे, ये दोनों चीज़ें रिया, मेरे दोस्त का जो एक्स था ना रिया, उसके अंदर में है भाई। वो रोती भी थी मगरमच्छ के आंसू की तरह, और साथ ही साथ वो अपना रंग भी बदलती थी बातों बातों में। तो भाई अगर तू देख रहा है ना ये वीडियो, तो अब रिया को भूल जा और तू जानवर के पीछे मत भाग। देख रहा है ना, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ ये चीज़ की जानवर ऐसे होते हैं, तो तू जानवर के पीछे क्यों भाग रहा है? इतने सारे लड़कियाँ हैं, इंसानों के पीछे भाग यार। खैर मैं भी कहाँ आ जाता हूँ, ठीक है चलो। ये वीडियो नहीं सच में मेरे दोस्त को टैग कर देना, #रिया बोल के इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं उसे टैग कर दूंगा। बढ़ते अगले पोएम की ओर, जो लिखा है जॉन बैरमन ने। तुम्हें यार अपने बचपन की कितने यादें याद है? कुछ है अभी भी ऐसा चीज़ जो आज भी तुम अपने साथ रखे हुए हो? लाइक देखो मेरा ना, बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो एक बैट था मेरा, जो मेरे पापा ने मुझे ला के दिया था, आज भी है मेरे पास वो। अब रहने का कारण ये है कि वो बहुत ही भारी बैट था, मैंने कभी उससे खेला ही नहीं क्रिकेट, ठीक है। इतना भारी था कि मैं उसे उठा ही नहीं पाता था, बट अगर शॉट लगता था ना उससे तो बहुत दूर जाता था। तो आज भी है मेरे पास वो चीज़ और मैंने उसे संभाल के रखा है। तो ऐसा कुछ इस बॉल पोएम के अंदर में है। एक लड़का जिसने अपना बॉल खो दिया था पानी में गिरा के, अब उसके वजह से वो बहुत ही दुखी था, अपसेट था। अब उसी के सामने जो हमारा पोएट था वो देख रहा था ये सारी चीज़ें, उसे लगा कि शायद वो इसे खरीद के भी दे दे, बताया कि दूसरा खरीद लो, बट फिर उसने सोचा कि ये गलत रहेगा ऐसा करना, क्योंकि अब वो पहली बार सीख सकता है यहाँ से कि किसी चीज़ को अगर हम एक बार खो देना तो वो वापस हमें नहीं मिलता है, राइट। जैसे उसने उस बॉल को खो दिया है, अब वो बॉल वापस नहीं आएगा। उसी तरीके से उसके लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसा होगा जो समय के साथ उससे छूट जाएगा, खो जाएगा, और वो उन चीज़ों को वापस नहीं ला पाएगा। अब रिकवरी कैसे करेगा, मतलब वो कैसे अब इन चीज़ों से अपने आप को उभरेगा, ठीक है। देखो हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ें आते हैं लाइफ में और फिर चीज़ें चले भी जाते हैं, बट हमें आगे बढ़ते रहना होता है। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो हमारा फीलिंग्स होता है उसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। लाइक यहाँ पे उस बच्चे का जो बॉल था वो उसका एक चाइल्डहुड मेमोरी का पार्ट था, अब वो चला गया, अब वो मेमोरी वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि वो पैसे से बॉल खरीद ले, बट वो बॉल नहीं होगा वो एग्जैक्टली जो उसने बचपन में खेला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, पॉइंट वाइज की पॉइंट मैंने दिया है, इसके हिसाब से तुम्हें लिखना है। और आखिर में जो पॉइंट ने कहा कि इनकरेज करते हुए एज ए ऑडियंस हमें और बच्चे को भी, कि देखो जो चीज़ हो गया, आप आगे बढ़ना चाहिए हमें। जो चीज़ हमसे खो गया है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके बारे में सोच के हमें अपना लाइफ ख़राब नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना भी हुआ है उतना करके आगे बढ़ो, जाओ एग्ज़ाम दो, क्या पता अच्छा जाए एग्ज़ाम, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तुम्हारे लिए भी एक लेसन बन रहा है, आगे बढ़ते। अब अगला जो पोएम है वो है अमांडा। इसका पोएट है रॉबिन क्लाइन। अब ये पोएम ना स्पेशली डेडिकेटेड है टीनेजर्स के लिए। देखो हमारे साथ क्या होता है टीनेज में, सबसे ज़्यादा हम अपने माँ बाप के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रखते हैं, कोई भी बात से एग्री नहीं करते हैं, और स्पेशली जब हमें वो डांट रहे होते हैं ना, तो हम तो बस ढूंढते हैं तरीका कि कैसे इस कन्वर्सेशन से बाहर निकले और भाग जाए। मतलब समझ रहे हो ना, हमें माँ बाप का कोई भी बात अच्छा नहीं लग रहा होता, हम बस इग्नोर करते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ये भी कुछ ऐसा ही कर रही होती है। देखो अब कन्वर्सेशन चलेगा माँ बेटी के बीच, जहाँ माँ कुछ बोल रही होगी और बेटी उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रही होगी जैसे कि वहाँ पे उसकी माँ है ही नहीं। जैसे देखो सबसे पहले उसकी माँ उसे कहती है ऐसे नाखूनों को मत चबाओ अमेंडा, ऐसे अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो, सीधा बैठो। अब ये सारी चीज़ें कह के उससे डांट रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी अमेंडा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है कि काश वो एक मरमिट होती, किसी शांत से सी के नीचे जाके अपना ज़िंदगी बिता रही होती, जहाँ उसके पास कोई नहीं होता, वो अकेली इंजॉय कर रही होती हर चीज़ को। मतलब ठीक है। अब
अब फिर उसकी मॉम डांटना शुरू करती है उसे। ये कह के डांटना शुरू किया कि तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा, जाके अपने रूम को साफ करो और अपने जूते भी साफ करो। इस तरीके से डांट रही होती है। फिर हमारे अमेंडा अपने ही ख्यालों में यार फिर से सोच रही होती है अपने आप को कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, ठीक है, मैं तो सड़कों पे घूमूंगी और नंगे पैरों से रास्तों पे पैटर्न बनाऊंगी और फिर ऐसे ही आज़ाद रहूंगी और इस शांति को एंजॉय करूंगी। उसके लिए तो ये सारी चीज़ें मतलब सोने के बराबर था, महंगा, ठीक है, इतना कीमती था। अब फिर उसकी मॉम डांटना शुरू करती है उसे कि अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें एक्ने हो जाएगा, और मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, तुम उधर उधर क्या देख रही हो। ऐसा भी हमारे साथ हमेशा होता है राइट, कि हमसे बातें कर रहे थे मॉम डैड और हम किसी और ही तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि हम अगर कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं फिर आर्गूमेंट हो जाएगा राइट। तो इससे बचना है तो बेटर यही है ना कि इधर उधर नज़र मारे। अब जब उसकी माँ उसे ऐसे डांट रही होती है, वो अलग ही दुनिया पे अपने की सोच रही होती है अपने आप को कि मैं ना रपेंजल हूँ, हाँ, किसी टावर के ऊपर जाके बैठ जाऊंगी शांति से, और जहाँ मेरे पास को परेशान करने नहीं आएगा, और मैं तो अपने बालों को भी नीचे नहीं गिराऊंगा ताकि कोई ऊपर आके मुझे परेशान ना करे। मतलब रपेंजल वाला स्टोरी तो तुम्हें पता होगा ना, लंबा लड़की का बाल होता है, वो टावर के ऊपर रहती है, लोग उस टावर तक पहुँचने का रास्ता उसके बाल से होके जाता है, तो अपने बाल को नहीं गिराएगी ताकि उसके पास कोई आके उसे परेशान ना करे। दैट्स इट। एंड आखिरी में उसकी माँ उसे डांटते हुए फिर कहती है कि तुम इस तरीके से मुंह क्यों बनाते हो, हमेशा ही बिगड़ी हुई रहती हो, ऐसे ही लोग क्या कहेंगे कि मैं हमेशा तुम्हें डांटते रहता हूँ। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पे अमेंडा की मम्मी का हिपोक्रेसी, मतलब डांट भी रही होती है स्टार्टिंग से ही, फिर भी कहती है कि मैं क्या डांट रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स लोगों का ना यही सीन रहता है, उनके लिए हम हमेशा गलत ही होते हैं, मतलब पैदा ही गलत हुए हैं, मतलब हम तो गलती से ही पैदा हो गए ना, मतलब क्या, हाँ यही बात है। अभी अगला जो पोएम है ना हमारा द ट्री, इसका पोएट है एड्रियन रिच। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैंने इससे डिफिकल्ट पोएम नहीं देखा, ठीक है। ये पूरा पोएम एक डिपिक्ट कर रहा है मेटाफर को, पोएट जो किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है बट वो लिख किसी और चीज़ के बारे में रहा है, ठीक है, इसे कहता है मेटाफर। हमें बताऊंगा यहाँ पे जो ट्री है ना वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं अभी जो भी चीज़ें आगे कहूँगा ना वो तुम ऐसे इमेजिन करना कि ये ट्री नहीं है, ये वुमेन है, ठीक है। अब देखो मैं भी 100% इतने जल्दी तुम्हें परफेक्शन के साथ अभी नहीं बता पाऊंगा, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा कि तुम्हें जितना मैं अभी समझा पाऊँ। बट मैं बता रहा हूँ ये बहुत डिफिकल्ट पोएम है, शायद मैं भी अच्छी तरीके से ना समझा पाऊँ इसे। देखो फर्स्ट लाइन में कहा है कि ट्री इनसाइड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब घर से बाहर निकल रहा है फॉरेस्ट की ओर। मतलब ट्री या वुमेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि औरतें भी बाहर निकल रही है घर से, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट को कहा गया कि वो एम्प्टी है, ना वहाँ कोई बर्ड्स है, ना कोई इंसेक्ट है, और ना ही कोई छाया है, क्योंकि जब धूप गिरता है तो ट्रीज पे गिरता है, बट ट्रीज तो है ही नहीं। अब ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बट ये आगे वाला लाइन को मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें है, ये जो फॉरेस्ट एम्प्टी फॉरेस्ट है, ये बहुत ही जल्द मॉर्निंग आते आते ये ट्रीज से भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो राइटर ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो सुबह होगा ना, यानी कि जो होप, यहाँ पे राइटर मॉर्निंग को होप से रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो जो आने वाला समय होगा ना वहाँ पे तुम देखोगे कि जो सोसाइटी में, शायद यहाँ पे फॉरेस्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोसाइटी में जब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अभी तो बहुत कम है, बट तुम देखोगे कि जो अच्छा कल आएगा ना, जो सवेरा आएगा ना, वहाँ तुम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखोगे तुम फॉरेस्ट के अंदर में, यानी कि सोसाइटी ऐसा कुछ, ठीक है। देखो आगे का लाइन में कहा गया कि जो जैसे ट्री का जो भी पार्ट लोग होता है ना, लाइक रूट हो गया, उसके टहनियाँ हो गया, लीव्स हो गया, वो लोग कर रहे काम की जो ये रूम से तोड़ के वो बाहर निकले, ठीक है। वो इतने मतलब बेताब है, लाइक एक पेशेंट जो कि ठीक होने से पहले ही हॉस्पिटल से भागना चाहता है, उस तरीके से ही वहाँ पे वुमेन को दिखाया जा रहा है कि वो भी बंद नहीं रहना चाहते घर पे, ठीक है। वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। अब आगे का लाइन देखे तुम और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आई एम सिटिंग इनसाइड, वो अपने आप को भी कह रहा है कि वो औरत होके वो भी घर में, क्योंकि हमें जो पोएट है वो भी एक औरत है, तो वो भी घर में बैठे बैठे ये मतलब ये कहानी को लिख रही है। देखो यहाँ भी क्या कहा है उसने, अब वो फॉरेस्ट के बारे में छुप छुप के बता रही है, मतलब देखो दुनिया के बारे में ना वो छुप छुप के घर में बैठ के ये बातें बता रही है, मतलब औरतों के साथ क्या गलत हो रहा है, कैसे वो एक लड़ाई पे है कि बहुत जल्दी फॉरेस्ट पे ट्रीज आने वाले हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जो बता रही है ना, वो भी छुप छुप के बता रही है घर में बैठ बैठ के, ठीक है। यहाँ पे सिंबलाइज करने के लिए उसने कहा है कि नाइट फ्रेश है, होल मून साइंस, मून चमक रहा है, आसमान ओपन है, खुला हुआ है, बस कोशिश करना अब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो कोशिश जो कर रहे हैं, अच्छे चीज़ें यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पोएट कह रही है कि मेरे कानों पे कई सारे विस्परिंग हो रहे हैं, मतलब कुछ आवाज़ें आ रही है जो कि
टुमारो मतलब कल तक शांत हो जाएगा ये आवाज़ें, ठीक है। ये आवाज़ें क्या हो सकता, घर में बैठे बैठे मतलब आज़ादी का डिमांड कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। जब आ जाएंगे वो आज़ादी तो शायद वो आवाज़ें सुनाई देना बंद होगा। और आखिर में एक टॉल ओक ट्री जो है वो क्या कर रहा है कि चांद को शीशे की तरह तोड़ दे रहा है। अब इसका भी डिपिक्शन मुझे समझ नहीं आया, बट ऑन एंड ऑन ये जो पोएम ट्री है इसके अंदर में वुमेन्स को ही मेटाफोर करके दिखाया गया है। मतलब वुमेन्स किस तरीके से समाज के अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए मैंस के साथ, कैसे वो घर से बाहर निकल के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ों को दिखाया गया है। आई नो मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं बता पाया, बट जितना मेरे पास अभी कम समय में था, एग्जाम का आखिरी दिन है, अब तुम मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक दिन में मैं इतना बड़ा पोएम को डिपिक्ट कर दूंगा क्या? सॉरी यार, जितना सका मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पोएम है फॉग यानी कि धुंध, समझते हो ना। अब इसका पोएट है कार्ल सैनबर्ग। अब देखो बहुत ही सिंपल सा पोएम है ये, ठीक है। फॉग यानी धुंध, राइट। अब इसे कंपेयर करा गया है कैट के साथ, ठीक है। जैसे बिल्ली शांत होती है, घर में आती है और मछली चुरा के भाग जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कानो कान, उसी तरीके से फॉग आता है जो हार्बर सिटी उसके ऊपर में थोड़ा टहलता है एंड देन वो वापस चला जाता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होता है। इतना ही था, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ।